हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? हाँ जी सर, हम सब बहुत बढ़िया हैं। और बच्चे पूछ रहे हैं सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने कहा आपकी स्क्रीन पर हमारा आज का टॉपिक आ रहा है। हम आज ब्रांच अकाउंटिंग में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे चैप्टर में आज नया पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है और इसका नाम है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ठीक है जी, तो सभी बच्चे रेडी हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, ब्रांच अकाउंटिंग। तो आइए मेरे साथ साथ सभी बच्चे नोट करना शुरू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग, और ब्रांच अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट ब्रांचेस में बेटे हम लोगों ने पहले एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था डेटर्स मेथड। इस डेटर्स मेथड में हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एक ब्रांच अकाउंट बना लेता था और ब्रांच अकाउंट में वो कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता था अपने ब्रांच अकाउंट में। रिमेनिंग ब्रांच के डेटर्स का एक वर्किंग नोट बना लेता था और इससे प्रॉफिट फाइंड कर लेता था। इस मेथड की ड्रॉबैक ये थी कि यहां पर प्रॉफिट का ब्रेकअप नहीं मिल पाता था। सर ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? ब्रेकअप का मतलब होता है जीपी कितना, एनपी कितना, नंबर 1। दूसरी ड्रॉबैक इस मेथड की ये थी कि इसमें एक्सपेंसेस की डिटेल्स भी नहीं मिल पाती थी। स्टॉक के ऊपर कंट्रोल रहता नहीं था, लेकिन फिर भी इकोनॉमिकल होने के कारण अगर हेड ऑफिस ब्रांच की ज्यादा डिटेल में अकाउंटिंग नहीं करना चाहती तो वो कौन सा मेथड फॉलो कर लेती थी? डेटर्स मेथड। अब अगर आप चाहते हैं कि ब्रांच की और डिटेल में अकाउंटिंग की जाए तो हेड ऑफिस एक और मेथड अडॉप्ट कर लेता है, इसको बोलते हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहने वाला है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। ठीक है जी, आइए जी मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। इन दिस सिस्टम all the branch transactions are recorded by the head office with the help of पेन खत्म, with the help of following accounts। बेटे पहले वाले मेथड में क्या होता था कि सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती थी, लेकिन अब क्या होगा? सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। अब सर सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी तो बहुत लंबा चौड़ा अकाउंटिंग का लोड आएगा। मैंने कहा बिल्कुल आएगा। मैंने कहा इस मेथड में सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स। तो मैं आपको लिस्ट बताने जा रहा हूं कि हमें कौन कौन से अकाउंट्स यहां पर मेंटेन करने पड़ेंगे। तो हमें बहुत सारे अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, लेकिन
उन अकाउंट्स को लिखते समय आप लोग घबरा मत जाना कि सर इतने सारे अकाउंट्स कैसे याद रहेंगे। वो याद रहेंगे। आप इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि सर इतने सारे अकाउंट्स याद कैसे रहेंगे और एग्जाम में बनेंगे कैसे, क्योंकि एग्जाम में टाइम लिमिटेड होता है। तो जब मैं यहां पर लिस्ट बता रहा हूं ना, तो घबराना नहीं है, मेरे साथ साथ लिखते जाना है कि कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे। पहले तो लिखें सर कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे। मैंने कहा चलिए आप जितने खाते बनाना चाहें उतने खाते बनाएं, मतलब बहुत सारे खाते बनने हैं, पूरी अकाउंटिंग करनी है। एक तो बनेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनेगा इनवॉइस प्राइस पे। नंबर 2 ब्रांच डेटर्स अकाउंट। नंबर 3 ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। बच्चे कह रहे हैं सर ये नया अकाउंट आ गया। मैंने कहा भी मैं लिस्ट लिखवा रहा हूं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। अच्छा सर ठीक है। एक हमारे पास बनेगा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, एक हम बनाएंगे ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक हम बनाएंगे ब्रांच कैश अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एसेट्स अकाउंट, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, मैंने पहले ही कहा था कि बेटे लिखते हुए घबराना मत। क्या है, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी तो जो जिस जिस अकाउंट की जरूरत पड़ेगी उस अकाउंट का हम अपने पास ओपन करते जाएंगे अकाउंट। अब बात यह है कि आपको इन दोनों बातों से घबराना नहीं है कि सर इतने सारे अकाउंट्स कैसे याद होंगे, और आपको इस बात से भी नहीं घबराना कि सर क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ आपसे इंपॉर्टेंट लिमिटेड अकाउंट्स ही मांगेगा, वो पूरे अकाउंट्स नहीं मांगेगा। ठीक है जी। हाँ, तो मैं आपको सारे अकाउंट सिखाऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको सारे अकाउंट्स आते नहीं है, कुछ कुछ अकाउंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अब सर ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमेशा बनाना है, मैंने कहा। ब्रांच डेटर्स हमेशा बनाना है, मैंने कहा। ब्रांच एडजस्टमेंट्स हमेशा बनाना है, यस। ब्रांच P&L हमेशा बनेगा। ठीक है जी। अब बाकी के अकाउंट्स अगर क्वेश्चन मांगता है तो बनाते हैं, नहीं तो नहीं बनाते। मैं एक अकाउंट और लिख देता हूं, इसका नाम है ब्रांच पेटी कैश। ठीक है जी। पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये 4 अकाउंट सिखाऊं, फिर मैं धीरे धीरे ये सारे अकाउंट्स आपके साथ इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। ठीक है। हाँ जी, मैं धीरे धीरे बाकी सारे अकाउंट इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है। पहले मैं 1, 2, 3 और 4 इन 4 अकाउंट्स की बात करूंगा। ठीक है जी। आइए मेरे साथ साथ फॉर्मेट लिखेंगे। ठीक है जी। नंबर 1 ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये हमेशा बनेगा किस पर, इनवॉइस प्राइस पर। बच्चे कह रहे हैं कि सर ब्रांच स्टॉक अकाउंट आपने डेटर्स मेथड में भी सिखाया था, क्या ये वही है? मैंने कहा हाँ जी ये वही है। ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट वही है जो आपने डेटर्स मेथड में सीखा था। मैं इसमें और कुछ बातें ऐड कर दूंगा। ठीक है जी। ये लीजिए बेटे, पहला अकाउंट मैंने अपने पास ड्रॉ किया, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट।
सभी बच्चों को याद है कि सर स्टॉक अकाउंट एसेट अकाउंट होता है, और एसेट जब बढ़ता है तो हम डेबिट कर देते हैं, जब कम हो जाता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। आइए मेरे साथ साथ बनाना शुरू करें। सबसे पहले यहां लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर आता है ओपनिंग बैलेंस। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर जितने भी एसेट्स होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। नेक्स्ट, जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स देगा तो हम यहां लिख देंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, इनवॉइस प्राइस पे। यहां लिख देंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स, अगर गुड्स रिटर्न होंगे। ये कौन सी रिटर्न है सर? ये रिटर्न है जब ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न करती है। मैंने कहा वेरी वेरी गुड, ये वही रिटर्न है। अच्छा जी, यहां लिखेंगे बाय ब्रांच कैश, जब कैश सेल होगी तो गुड्स कम हो जाएंगे। यहां लिखेंगे बाय ब्रांच डेटर्स, जब क्रेडिट सेल होगी। और जब सेल्स रिटर्न हो जाएगी तो यहां आ जाएगा टू ब्रांच डेटर्स सेल्स रिटर्न। ठीक है, यहां तक तो बातें सब बच्चों को क्लियर हैं। अब बेटे मैंने आपको यहां पर क्या नया सिखाना है, तो मेरे साथ साथ पहले तो हेडिंग डालेंगे। हम यहां पर नया क्या सीखने वाले हैं? नया सीखने वाले हैं लॉस ऑफ गुड्स। कई बार हमारे पास गुड्स का लॉस दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में ढूंढेंगे कि ये लॉस किस रीजन की वजह से है। एक तो हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस, एक हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। ठीक है जी, नॉर्मल लॉस। When loss occurs due to nature of product या due to nature of process which is uncontrollable, then it is called normal loss। बेटे मेरी बात ध्यान से सुनना कि मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूं। मैंने आपसे यह कहा कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा चाय बनानी है और मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। ठीक है, मैंने एक एम्प्लॉय को बुलाया और मैंने उसे 20 लीटर मिल्क दिया, 20 लीटर मिल्क दिया, और मैंने उसे 20 लीटर वाटर दिया, और साथ में मैंने उसे चाय बनाने के लिए बाकी जरूरी चीजें भी दे दी, शुगर दे दी, टी दे दी, और जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो दे दिए। और मैंने उसे एक 50 लीटर का एक टैंक भी दे दिया। मैंने कहा भाई टी बना के ना इस टैंक में डाल के ले आना। सॉरी मैंने 50 क्यों लिख दिया? अच्छा सर इसे 25 कर दो और इसे भी 25 कर दो। अब ठीक है, 25 लीटर मिल्क दिया, 25 लीटर पानी दिया, और मैंने 50 लीटर का एम्प्टी टैंक दे दिया। मैंने कहा भाई चाय बना करके इस टैंक में डाल के ले आना। अब उसने चाय बनाई और चाय बना के जब वो टैंक में लाया तो टैंक कुछ खाली रह गया। मैंने कहा जनाब तुम्हें 25 लीटर पानी दिया गया, 25 लीटर दूध दिया गया, तो भाई टैंक खाली क्यों है? 50 लीटर उसके अंदर चाय क्यों नहीं है? वो कहने लगा सर आप कैसी बातें करते हो, चाय बनाने का प्रोसेस क्या है?
चाय बनाने का प्रोसेस है कि पानी को बॉईल करना पड़ेगा, मिल्क को बॉईल करना पड़ेगा, फिर दोनों को मिला के फिर से बॉईल करना पड़ेगा। कहते हैं जी मैं इतनी बार बॉईल करूंगा, तो आप ही बताइए कि क्या मेरी जो ग्रॉस इनपुट है और जो मेरी फाइनल आउटपुट है, क्या वो दोनों सेम आएंगी? वो कहते तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी और दूध का नेचर ऐसा है कि जब हम चाय बनाएंगे, उन्हें बॉईल करेंगे, तो वो कुछ इवेपोरेट करेंगे, और इवेपोरेट करेंगे तो लॉस होगा। तो मुझे कभी भी पूरा का पूरा इनपुट आउटपुट की फॉर्म में नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्या तुम इसे रोक सकते हो? कह रहे नहीं, हम इसे रोक नहीं सकते, ये तो प्रोडक्ट का नेचर है। मैंने कहा ठीक है, ऐसे लॉसेस जिन्हें रोका ना जा सकता हो, जो प्रोडक्ट के नेचर हो, उन्हें हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस। ठीक है जी सर, फिर एबनॉर्मल क्या है? ऑल अदर लॉसेस विच अकर ड्यू टू मिस्टेक, गलती से, बैड हैंडलिंग, ठीक है जी, एंड विच आर कंट्रोलेबल, आर कॉल्ड एबनॉर्मल लॉसेस। बच्चों ने कहा सर एबनॉर्मल लॉसेस का उदाहरण दीजिए। मैंने कहा लीजिए उदाहरण लीजिए। लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर दिया हो, ड्यू टू थेफ्ट दिया हो, ड्यू टू एनी अदर रीजन दिया हो, तो ये क्या है? आप अपने सामान को चोरी से नहीं बचा पाए, आप अपने सामान को आग लगने से नहीं बचा पाए, तो ये आपकी गलती है, और जो आपकी गलती है उनसे होने वाले लॉसेस क्या हैं? एबनॉर्मल लॉसेस। ठीक है जी, यानी लॉसेस दो तरह के होंगे, नॉर्मल और एबनॉर्मल। अब बच्चे की दिक्कत ये, सर मैं तो फंस गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगा सर मुझे एग्जाम में डर लगने लगेगा कि मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं वो नॉर्मल लॉस का है या एबनॉर्मल का है। मैंने कहा बेटे नॉर्मल लॉस जो होंगे वो क्वेश्चन में गिवन होंगे, क्वेश्चन बता देगा कि ये लॉस नॉर्मल है, और जब लॉस गिवन ना हो तो हम उसे क्या मानेंगे? एबनॉर्मल लॉस। ये बात क्लियर है? हाँ सर ये बात क्लियर है। ठीक है जी। नाउ अब बेटे मेरे साथ सभी बच्चे ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। अगर तो लॉस क्या है? नॉर्मल, क्वेश्चन कहेगा। ठीक है जी। अब आइए, अगर तो लॉस नॉर्मल है तो मेरे गुड्स तो कम हो गए, मैं क्रेडिट कर दूंगा। यहां लिखूंगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट नॉर्मल लॉस। NL का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने नॉर्मल लॉस, मैं नीचे लिख देता हूं, ये लीजिए नॉर्मल लॉस, और यहां लिख देता हूं IP। नॉर्मल लॉस जितना भी होगा सारा का सारा कहां ट्रांसफर कर देना है? ब्रांच के एडजस्टमेंट अकाउंट में। क्लियर? बताइए जी, नॉर्मल लॉस की एंट्री मैंने आपको क्या लिखवाई? लॉस डेबिट, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, पूरी IP पर ये एंट्री डाल दो। नंबर 2, अब बात करते हैं किसकी? एबनॉर्मल लॉस की। बेटे एबनॉर्मल लॉस को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, उसमें लोडिंग कितनी है और उसमें कॉस्ट कितनी है। बच्चा कह रहा है सर नॉर्मल लॉस में तो आपने इसका ब्रेकअप किया नहीं। मैंने कहा नॉर्मल लॉस में इसका ब्रेकअप करते नहीं है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस में जो भी क्वांटिटी दी हुई है आपको रुपी में, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। लोड, लोड का मतलब सभी बच्चों को पता है ना, मैंने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। प्रॉफिट, अब बेटे प्रॉफिट वाला पार्ट जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट में, तो इसकी एंट्री हो जाएगी ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, और जो कॉस्ट वाला पार्ट होगा उसकी एंट्री होगी ब्रांच P&L डेबिट टू ब्रांच स्टॉक।
इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात यह है कि अगर एबनॉर्मल लॉस हो जाए तो एबनॉर्मल लॉस को दो पार्ट में डिवाइड कर देना। एक पार्ट होगा लोडिंग, एक पार्ट होगा कॉस्ट। ठीक है जी। मैं कहता हूं लेट अस सपोज गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट ये था 8000। प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1/3 ऑफ कॉस्ट। गिव जर्नल एंट्री। अब मैंने कहा गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट क्या है? एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस की अभी जो मैंने पीछे आपको एंट्री सिखाई वो ये कहती है कि एंट्री बनेगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इसका मतलब ये कि मुझे टोटल 8000 रुपीज का लॉस हुआ, लेकिन इसमें से जो गुड्स की कॉस्ट मेरी लॉस हुई वो P&L में जाएगी और जो प्रॉफिट का लॉस हुआ वो एडजस्टमेंट में जाएगा। और ऐसा सिर्फ एबनॉर्मल लॉस के केस में ही करते हैं, नॉर्मल लॉस के केस में ऐसा नहीं करते। अब बताइए कितना प्रॉफिट का लॉस हुआ? सर प्रॉफिट 1/3 था, तो इसे कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने से हो जाएगा 1/4 ऑफ आईपी। तो इसका 1/4 आपका प्रॉफिट था। ठीक है जी। तो मैं ये कहूंगा लोड था 8000 का 1/4, ये हो गया कितना? 2000। ये यहां लिख दो। और फिर कॉस्ट कैसे आएगी? तो कॉस्ट आएगी आईपी में से लोड को माइनस कर दो। ये रहा आईपी, ये रहा लोड, माइनस कर दो। सर 8000 में से अगर 2000 माइनस कर दें तो 6000 का यहां आ जाएगा। बोलिए क्लियर हो गया? हाँ जी सर। इसका मतलब जब मैं इसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट में डालूंगा तो बेटे ब्रांच स्टॉक अकाउंट में यहां लिखूंगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट बाय ब्रांच P&L, और यहां आएगी लोड वाला पार्ट और यहां आएगा कॉस्ट वाला पार्ट। लोड वाला पार्ट हम कैलकुलेट करते हैं और कॉस्ट वाला पार्ट बैलेंसिंग फिगर होता है। आईपी में से जब लोड माइनस कर दूंगा तो कॉस्ट आ जाती है। क्या अब बताइए दोनों में समझ में आया अंतर? नॉर्मल लॉस में सारा का सारा लॉस कहां जाता है? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। एबनॉर्मल लॉस में ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एंड दिस इज बेसिक अकाउंटिंग रूल, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। अब बच्चा दिमाग लड़ा रहा है कि सर नॉर्मल में वैसा क्यों किया और एबनॉर्मल में ऐसा क्यों किया। मैंने कहा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, पहले तो तू दिमाग ये लगा कि तुझे बात समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि एग्जाम वाला आपसे ये नहीं पूछने वाला कि नॉर्मल को ऐसा क्यों किया और एबनॉर्मल को ऐसा क्यों किया। एग्जाम वाला तो आपको क्वेश्चन बताएगा कि नॉर्मल लॉस इतना, एबनॉर्मल लॉस इतना, ट्रीटमेंट करके बता दो। समझ में आया? तो आप पहले अपना फोकस रखिए कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। बाद में हमारे पास बहुत उम्र पड़ी है, आराम से बैठ के इन चर्चाओं को करते रहेंगे टीवी न्यूज वालों की तरह कि ऐसा क्यों हुआ और वैसा क्यों हुआ। ठीक है जी। आइए जी बेटे, नॉर्मल लॉस तो मैंने आपको लिख के बता दिया था स्टॉक आउट में। अब एबनॉर्मल लॉस की बारी है। तो एबनॉर्मल लॉस को दो पार्ट में लिखा जाता है, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, यहां आती है लोडिंग, और बाय ब्रांच P&L यहां पर आती है कॉस्ट। और ये दोनों मेरे एबनॉर्मल लॉस के साथ में दो पार्ट्स में ट्रीटमेंट होता है। ठीक है जी।
अब क्वेश्चन में दो दो बार एबनॉर्मल लॉस दिए हो, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर भी दिया हो, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट भी दिया हो, तो दो बार लॉस बाय थेफ्ट और दो बार लॉस्ट बाय फायर। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम यहां लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी बेटे, ये मेरे पास गुड्स आए, ये डेबिट, ये गुड्स गए, ये क्रेडिट। ठीक है जी। नाउ नोट ब्रांच स्टॉक अकाउंट शुड बी इक्वल। अब कंसेप्ट समझना कि बेटे मेरे पास जो गुड्स आए मैंने आईपी पर डेबिट कर दिए, जो गुड्स गए वो आईपी पर मैंने क्रेडिट कर दिए। तो इनकमिंग डेबिट है, आउटगोइंग क्रेडिट है, तो ये दोनों साइड क्या होनी चाहिए, ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। सिंपल सा रूल है। बट इफ branch stock is not equal, then अब भाई ब्रांच स्टॉक इक्वल क्यों नहीं हुआ? तो सर इसकी दो वजह हो सकती हैं। डिफरेंस डेबिट साइड पर आ रहा है और डिफरेंस क्रेडिट साइड पर आ रहा है। अगर तो बेटे आपका डिफरेंस डेबिट साइड पर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपके पास इनकमिंग आई 1,00,000 रुपए की, 1 लाख का टोटल स्टॉक का इनकमिंग था, ये आउटगोइंग है, आउटगोइंग हो गई 1,20,000, तभी तो यहां डिफरेंस आया। अब बताइए बेटे, मैंने बनाया ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, कितनी वैल्यू के गुड्स डेबिट हुए? 1,00,000। कितनी वैल्यू के गुड्स क्रेडिट हो गए? 1,20। मैंने कहा बताओ ये कैसे हो गया कि गुड्स जब आए थे 1,00,000 के तो गए 1,20,000 के, ऐसा कैसे हो गया? लेकिन भाई क्वेश्चन कह रहा है ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब मेरे स्टॉक के अंदर क्या आ गया? सरप्लस। इसको बोलते हैं क्या? सरप्लस। ट्रांसफर्ड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर सरप्लस आ जाए तो उसे कहां ट्रांसफर कर दोगे? ब्रांच के एडजस्टमेंट अकाउंट में। मुझे बताइए इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बताइए एंट्री क्या हो जाएगी? सर एंट्री हो जाएगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। जितना सरप्लस आएगा सारा का सारा सरप्लस ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? ब्रांच के एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक, यहां लिखेंगे इफ difference comes on debit side, treat it as surplus and transfer it to branch adjustment account। अगर डिफरेंस यहां पर आ जाए तो आप इसे क्या मानोगे? सरप्लस। ठीक, नेक्स्ट। सर अगर डिफरेंस कहां आ जाए? अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड पर आ जाए तो इसका मतलब ये कि ये मेरा ब्रांच स्टॉक अकाउंट था, मेरे पास स्टॉक आया 1 लाख का, और जो मुझे डिटेल दी गई वो सारी की सारी मिला के है 90,000। तो मैं कहूंगा भाई 10,000 का स्टॉक कहां गया?
अब कोई इसका आंसर देने को तैयार नहीं, कह रहे कहां गया, तो मैंने कहा फिर इसको हम बोलेंगे शॉर्टेज, और हम कहेंगे कि शॉर्टेज इज एन एबनॉर्मल लॉस। शॉर्टेज हो जाना एक एबनॉर्मल लॉस है, इसीलिए इसकी एंट्री वही होगी जो एबनॉर्मल लॉस की थी। ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट, ब्रांच पी एंड एल डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, यहां पर लोडिंग, यहां पर कॉस्ट। ठीक है जी। आइए बेटे, और यहां पर हम लिखेंगे शॉर्टेज। बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट में आ गई देन इट इज कॉल्ड शॉर्टेज, और शॉर्टेज के वही दो पार्ट करेंगे, लोड वाला पार्ट एडजस्टमेंट में, कॉस्ट वाला पार्ट पी एंड एल में। अब बच्चा कह रहा है कि सर ये कठिन हो गया। मैंने कहा कठिन नहीं हुआ, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे तो ये बातें आपको सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या समझाया, मेरे साथ सभी बच्चे ध्यान से रिवाइज करेंगे कि ये सारी की सारी बातें, अगर ये बीच वाला काला वाला जो ब्लैक कलर से मैंने लिखा है ये हटा दूं तो इससे पहले की बातें आपको पहले ही सिखा रखी हैं। गुड्स आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। फिर मैंने कहा क्वेश्चन में अगर नॉर्मल लॉस दिया हो तो सारा का सारा कहां ट्रांसफर कर देना, ब्रांच के एडजस्टमेंट अकाउंट में। पहले सिखाया नॉर्मल लॉस। फिर मैंने आपको सिखाया एबनॉर्मल लॉस दिया हो तो उसके दो पार्ट कर देना। एबनॉर्मल लॉस के दो पार्ट कर देना, एडजस्टमेंट और पी एंड एल में। फिर मैंने आपसे बताया कि क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए। अगर नहीं दिया हुआ तो बेटे फिर तो बैलेंसिंग फिगर बनेगी क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है तो क्वेश्चन यही खत्म, शॉर्टेज सरप्लस का सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन की बैलेंसिंग फिगर क्या बन जाएगी, स्टॉक। समस्या कब आएगी कि सर मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो मैंने कहा डालो। अब डेबिट भी पता लग गया, क्रेडिट भी पता लग गया, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो डिफरेंस या तो सरप्लस होगी या शॉर्टेज होगी। हां, और आगे बहुत सारे क्वेश्चन जो आप करने वाले हो उसमें यही बातें आपको सिखानी है। और एक दो क्वेश्चन के बाद आप कहोगे सर इसमें तो कोई कठिनाई थी नहीं, कोई नई कठिनाई लाओ। तो फिर मैं नई कठिनाई लेकर आऊंगा, फिर आप कहोगे हां सर को दोबारा ऐसा नहीं कहना कि और कठिनाई लाओ, इसलिए फिर तुम अगली बार मुझे कहोगे ही नहीं और कठिनाई लाने को। हां, बच्चे कह रहे सर इसका मतलब अभी इसमें और कुछ बाकी है। मैंने कहा बिल्कुल बाकी है, वो बाद में करवाऊंगा ना, पहले इतना तो सिखा लूं। बच्चा कह रहे हाय राम, मैं तो इतने में ही थक गया। मैंने कहा लो, स्टॉक अकाउंट तुम्हें सिखा दिया, अभी तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी मेरे पास। चलो सर पहला खाता तो हमें समझ में आ गया। मैंने कहा वेरी वेरी गुड। दूसरा, ब्रांच का डेटर्स अकाउंट आपको पहले से बनाना आता है, और ब्रांच पी एंड एल नॉर्मल सही तो अकाउंट है, उसमें क्या दिक्कत है। पी एंड एल आप पहले से बनाना जानते हैं, पेटी कैश भी आप पहले से बनाना जानते हैं, इतनी सारी बातें तो आप जानते ही हैं। तो कम से कम इतना क्वेश्चन करें फिर आगे बढ़ें। ठीक है? हाँ जी, तो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। पहले तो मेरे साथ सभी बच्चे फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे।
एक अकाउंट तो बनेगा बेटे ब्रांच स्टॉक, करीब 8-10 लाइनें छोड़ करके अगला अकाउंट बनेगा ब्रांच डेटर्स। ब्रांच डेटर्स के बाद हम लोग बनाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट, और फिर ब्रांच एडजस्टमेंट के बाद बनाएंगे ब्रांच P&L, छोटा क्वेश्चन है तो इतना स्पेस बहुत रहेगा। और नीचे के अकाउंट बना लेते हैं ब्रांच एक्सपेंसेस, तो मैंने नीचे एक और अकाउंट बना लिया ब्रांच एक्सपेंसेस। आइए मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे। पहले तो इस अकाउंट का नाम हो जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच डेटर्स, ये अकाउंट अभी हमने सिखाया नहीं है। ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में छोटा सा अकाउंट है ब्रांच एक्सपेंसेस। हम लोग बनाने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। हाँ जी, श्री X has a retail branch at Allahabad. Goods are sent by the head office to the branch, marketed at selling price which is cost plus 25%. पहली लाइन तो ये कह रही है कि हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को गुड्स सेंड करता है एट इनवॉइस प्राइस। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर पेड बाय हेड ऑफिस। ऑल कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच is deposited to the credit of head office. बेटे यहां लिखा है all cash collected by branch from customers and cash sales is deposited to the credit of head office. इसका मतलब ब्रांच के पास जो भी कैश आएगा कस्टमर से या कैश सेल से, वो दोनों डिपॉजिट कर दिए जाएंगे हेड ऑफिस अकाउंट में। From the following particulars of the branch, prepare branch stock, branch debtors, branch expenses and branch adjustment account. तो हमने आपको ब्रांच का एडजस्टमेंट अकाउंट अभी नहीं सिखाया है, तो वो सिखाएंगे, लेकिन बाकी सारे आपसे बन सकते हैं। तो आइए बाकी सब अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। ओपनिंग डेटर्स 12,000, क्लोजिंग डेटर्स 14,000। पहले तो डेटर्स में आएंगे। ओपनिंग 12,000, क्लोजिंग 14,000। स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, ओपनिंग 16,000, क्लोजिंग 17,000। ब्रांच स्टॉक ओपनिंग 16,000 और क्लोजिंग 17,000। नेक्स्ट, कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 60,000 और टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन हेड ऑफिस अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। तो बेटे पहले तो कैश सेल्स की बात करते हैं, फिर इसकी बात करेंगे। पहले तो कैश सेल्स को यहां दिखाते हैं।
बेटे कैश सेल्स गिवन है 60,000। नेक्स्ट, यहां लिखा है टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन हेड ऑफिस अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर 1,27,000। और अमाउंट डिपॉजिटेड के बारे में ऊपर लिखा था कि कौन सा अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है हेड ऑफिस में। एक तो जो कस्टमर से आता है और जो कैश सेल्स आती है। इसका मतलब अमाउंट डिपॉजिट में दो चीजें हो गई, एक कैश सेल्स और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। बाय कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। बेटे क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था? क्वेश्चन में ये गिवन है कि ब्रांच हेड ऑफिस को कैश रेमिट करेगी, वो कैश जो डेटर से आया और जो कैश सेल्स आई। अब बेटे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कैश रेमिट किया गया 1,27,000 और हमें क्वेश्चन में ये गिवन है 60,000। तो मैंने कहा फिर ये फाइंड कर लेंगे। तो हमने कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स फाइंड किया और फाइंड करने के बाद हमने उसको यहां पर पुट कर दिया 67,000। नेक्स्ट, फिर लिखा है गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस 5,000। गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस, तो गुड्स रिटर्न कर दिए हमने तो स्टॉक बढ़ जाएगा। सेल्स रिटर्न 5,000। ब्रांच स्टॉक सेल्स रिटर्न 5,000। फिर लिखा है सैलरीज पेड 6,000, रेंट पेड 4,000। तो सैलरीज और रेंट पेड तो ये जाएंगे एक्सपेंसेस अकाउंट में। हमने नीचे ब्रांच एक्सपेंसेस बना रखे हैं, यहां लिखेंगे टू कैश। एक तो है सैलरीज 6,000, रेंट 4,000। सैलरीज 6,000, रेंट 4,000। फिर गिवन है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स 2,000 और बैड डेट्स 1,000। तो यहां लिखेंगे बाय ब्रांच P&L डिस्काउंट, बाय ब्रांच P&L बैड डेट्स। डिस्काउंट दिया गया कस्टमर्स को 2,000 का और बैड डेट्स हो गया 1,000 का। और ये दोनों हमारे लिए लॉस हैं और लॉसेस हमेशा कहां जाते हैं? P&L में। तो यहां लिखेंगे टू ब्रांच डेटर्स, एक बार बैड डेट्स और एक बार डिस्काउंट। लास्ट हमें आइटम गिवन है स्पॉइलेज 2,000। तो स्पॉइलेज क्या है? लॉस। और मैंने आपको बता रखा है कि जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो हर लॉस को क्या मानना है? एबनॉर्मल। तो स्पॉइलेज क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सर एबनॉर्मल लॉस को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट लोडिंग और बाय ब्रांच P&L कॉस्ट। क्वेश्चन में लोडिंग के बारे में मेंशन है
कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25%। अब बेटे हमने आपको बताया था कि यहां पर दिया हुआ है एबनॉर्मल लॉस, तो जब तक मेंशन ना हो लॉस होगा एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट दिया हुआ है 2000। हम इसे ब्रेक करेंगे, इसमें लोड कितना है और इसमें कॉस्ट कितना है। लोड दिया हुआ है 1/4 ऑफ कॉस्ट, तो इसे बदल देंगे 1/5 ऑफ आईपी, और ये वाली वैल्यू है आईपी, तो इसका 1/5 निकालो। 2000 का 1/5 ये हुआ 400, और जो बैलेंसिंग फिगर बच गई 2000 माइनस 400 ये बन जाएगी कॉस्ट। ये ध्यान रखना कि ये मैंने कैसे फाइंड आउट की। अब आइए इसका स्टॉक में ट्रीटमेंट कर दें। तो यहां पर लोड में लिखेंगे 400, 2000 इंटू 1/5, और कॉस्ट में आएगा 1600। तो इसे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल दीजिए। टू ब्रांच स्टॉक लोड ऑफ एबनॉर्मल लॉस 400 रुपए, और इसे यहां डाल दीजिए टू ब्रांच स्टॉक कॉस्ट 1600 रुपए। ठीक है। अब बेटे इस क्वेश्चन में देखें स्टॉक गिवन है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है जिसे हम बोलते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच। गुड्स सेंट टू ब्रांच बैलेंसिंग फिगर। यहां पर बेटे कैश सेल गिवन है, यहां पर ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल भी मिसिंग है। ओहो, दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ब्रांच डेटर्स में आइए। तो बेटे ब्रांच डेटर्स में पहले तो मैं यहां निकालूंगा टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल बैलेंसिंग फिगर। तो बेटे पहले तो हम ये निकालते हैं ये बैलेंसिंग फिगर आ कितनी रही है ब्रांच डेटर्स में। 67,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 14,000 89,000। माइनस माइनस 12,000 77,000। बेटे क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई है कि हमने तो इसे सेल रिटर्न ले रखा है, जबकि क्वेश्चन में ये गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस था। बेटे एक मिस्टेक हो गई हमसे क्वेश्चन बनाते हुए, गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस। बच्चे कह रहे हैं उस समय हमने पॉइंट आउट किया था। ओहो, ये हमसे मिस्टेक हो गई, इसको ठीक करना होगा। यहां लिखिए बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स 5,000। तो ये सेल रिटर्न में से हट जाएगा, ये 84,000 होगा। तो 84,000 माइनस 12,000, -12,000 ये बैलेंसिंग फिगर आ गई 72,000 क्रेडिट सेल्स। ये यहां 72,000 आ जाएगा। ठीक है। और फिर बेटे इसका टोटल करके मैं यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा गुड्स सेंट टू ब्रांच, क्योंकि ये क्वेश्चन में मिसिंग है। तो 60,000 प्लस 72,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 17,000।
1,56,000 माइनस 16,000 ओपनिंग बैलेंस और 5,000 का, अच्छा ये भी तो चेंज आएगा, ये सेल्स रिटर्न थोड़ी ना ट्रीट होना था, ये गलत ले लिया था ना हमने, ये भी चेंज होगा। तो ये आ जाएगा 1,40,000, 1,40,000, 1,56,000 माइनस 16, 1,40,000। एक छोटी सी हमने मिस्टेक की थी। क्वेश्चन में गिवन था गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस, मगर मैंने उस समय गलती से उसे सेल्स रिटर्न पढ़ लिया था, तो ये मैंने सेल्स रिटर्न को काट दिया, एक बार स्टॉक से और एक बार डेटर से। अब बेटे मेरा स्टॉक अकाउंट कंप्लीट हो गया, मेरा डेटर्स अकाउंट कंप्लीट हो गया। हालांकि इसे कंप्लीट करने में जो क्वेश्चन हमें लिया गया है वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि उसमें पहले तो मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो खैर हमने इसको सॉल्व कर लिया, ब्रांच का स्टॉक बन गया, ब्रांच का डेटर्स बन गया। ठीक है जी, ब्रांच का एडजस्टमेंट मैंने अभी आपको सिखाना है। ठीक है सर, ये ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे? तो बेटे जितने भी ब्रांच के खर्चे होते हैं हम उन सबको टोटल कर लेते हैं, ये आ गया 10,000, और इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं ब्रांच के P&L अकाउंट में, बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये 10,000 यहां आ जाएगा, टू ब्रांच एक्सपेंसेस 10,000। बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या ब्रांच P&L बनाने में कोई टेक्निकलिटी है? मैंने कहा कोई टेक्निकलिटी नहीं है। जैसे आप नॉर्मल P&L अकाउंट बनाते हैं ऐसे ही हमारे पास ब्रांच का P&L बनता है। जो क्वेश्चन में एक्सपेंसेस दिए हों, जो क्वेश्चन में लॉसेस दिए हों, सब यहां पर डेबिट हो जाएंगे। अगर कोई इनकम दी होगी तो यहां पर क्रेडिट हो जाएगी। यानी ब्रांच P&L बनाने में कोई कंसेप्ट नहीं है, अगर कोई खर्चा हुआ है, कोई लॉस हुआ है तो P&L में डेबिट कर दो, कोई इनकम हुई है तो P&L में क्रेडिट कर दो। अब बच गया कौन सा? ब्रांच का एडजस्टमेंट अकाउंट। ये अकाउंट मुझे ग्रॉस प्रॉफिट देगा जो मेरा ब्रांच P&L में आएगा, फिर ब्रांच P&L मुझे नेट प्रॉफिट देगा। यानी इस मेथड में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी आएगा और इस मेथड में हमारे पास नेट प्रॉफिट भी आएगा। ठीक है जी, आइए पहले मेरे साथ साथ चलिए नोट करते हैं हाउ टू प्रिपेयर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सभी बच्चे मेरे साथ साथ नोट करना शुरू करेंगे कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है जी, बेटे हेड ऑफिस ने जब ये ब्रांच को गुड्स भेजे तो ये इनवॉइस प्राइस पर भेजे। इसके अंदर जो प्रॉफिट छुपा हुआ था आपको याद है, जब हम डेटर्स मेथड बनाते थे तो इस स्टॉक के प्रॉफिट को हम स्टॉक रिजर्व के नाम से बुलाते थे। बोलो हाँ। ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग होती है स्टॉक रिजर्व। तो मैंने ये कहा कि जब आपने गुड्स भेजे तो इसमें कितनी इनकम आपने बुक की, हेड ऑफिस ने पहले ही इसमें इनकम बुक कर ली। तो यहां लिखिए बाय स्टॉक रिजर्व लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। तो सर ये हो गया 16,000 का 1/5, ये हो गया 3200 रुपए। इसकी इनकम बुक कीजिए। फिर हेड ऑफिस ने जो गुड्स सेंड किए थे 1,40,000 के, इसमें कितना इनकम बुक की थी वो यहां दिखाइए, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,40,000 इंटू 1/5, ये हो गया 28,000। क्लियर? जो ओपनिंग स्टॉक है उसका स्टॉक रिजर्व यहां क्रेडिट कर दो, जो गुड्स सेंड किए थे उसकी इनकम यहां पर क्रेडिट कर दो। क्लियर?
यानी ये मेथड कहता है कि जब गुड्स सेंड किए थे उसी समय इनकम को बुक कर लो। ये मैक्सिमम इनकम हो सकती थी, ये दोनों मैक्सिमम इनकम हो सकती हैं। जो गुड्स भेजे हैं यही तो बिकेंगे, तो इनके ऊपर कितनी मैक्सिमम इनकम हो सकती है? ये इनकम हो सकती है। अब जो इनकम नहीं हो पाई वो रिवर्स कर लीजिए। सर कौन सी इनकम नहीं हो पाई? बेटे ये गुड्स जो सेल होने थे, सेल होने की बजाय रिटर्न हो गए, तो इसकी लोडिंग यहां पर डेबिट कर दो। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स लोडिंग, 5000 के गुड्स रिटर्न हुए, उसका प्रॉफिट रह गया, वो नहीं हो पाया। कितना? 1000। ठीक है जी। सर लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट का, एबनॉर्मल लॉस का लोडिंग, ये नुकसान हो गया। ठीक है जी। पहले बेटे स्टॉक की डेबिट साइड कहती है कि जब गुड्स आए थे तो आपने इनकम बुक कर ली। क्लियर? अब बेटे अगर ये गुड्स बिक जाएंगे तो इसका मतलब मुझे इनकम हो गई, लेकिन अगर ये गुड्स सेल नहीं हुए तो इसका मतलब मुझे इनकम नहीं हो पाई। तो जब इनकम नहीं हो पाई तो मैंने उसको रिवर्स कर लिया। तो मैंने जो गुड्स रिटर्न किए उसकी इनकम को रिवर्स कर दिया। जो लॉस हो गया गुड्स, उसकी इनकम को रिवर्स कर दिया। जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया ये भी तो सेल नहीं हो पाया, इसकी भी इनकम को मुझे रिवर्स करना होगा। तो इसकी इनकम को रिवर्स करेंगे टू स्टॉक रिजर्व। 17,000 का 1/5, 3400। क्लियर हो गई बेटे? हाँ जी सर, ये वाली बात भी क्लियर हो गई। अब मुझे बताइए, बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने इसकी इनकम बुक क्यों नहीं की, सेल की इनकम बुक क्यों नहीं की? मैं कह रहा हूं बताओ बेटे, गुड्स जो सेल हुए होंगे वो इन्हीं में से सेल हुए होंगे जो गुड्स ब्रांच के पास आए थे। हाँ जी सर। तो जब ये गुड्स ब्रांच के पास आए थे तो इनकी इनकम उसी समय बुक कर ली थी। अब बच्चे कह रहे हैं सर लेकिन हम तो अकाउंट्स में कभी ऐसा पढ़ते ही नहीं थे कि इनकम को पहले ही बुक कर लिया जाए। यही बेटे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। यहां पर जब गुड्स आते हैं ना तो इनकम उस समय बुक कर ली जाती है। यानी कि मैंने उसी समय मान लिया कि ये गुड्स सेल हो गए, तो मैंने इसीलिए उसी समय इनकम को बुक कर दिया। ये देखिए, मैंने शुरू में ही मान लिया कि ओपनिंग स्टॉक सेल हो गया, इसलिए मैंने इनकम बुक कर ली। फिर मैंने मान लिया कि जो मेरे पास गुड्स आए हैं ये भी सेल हो गए, मैंने इसकी भी इनकम बुक कर ली। यानी जितने भी गुड्स आए मैंने पहले ही सोल्ड मान के उसकी इनकम को बुक कर लिया। अब जब गुड्स सेल हुए तो मैं तो इनकम पहले ही बुक कर चुका था, इसीलिए बेटे सेल होने पर इनकम को बुक नहीं किया। लेकिन जब गुड्स सेल नहीं हुए तो प्रॉफिट को रिवर्स किया। ये गुड्स सेल नहीं हुए, जिनकी इनकम बुक कर ली है उसमें से ये गुड्स सेल नहीं हुए, तो प्रॉफिट रिवर्स करो, ये प्रॉफिट रिवर्स करो, और जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया इसका प्रॉफिट रिवर्स करो। अब बच्चा कह रहे सर पहली क्लास में मेरे लिए कंसेप्ट डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैंने कहा सरल तरीका यह है कि डेटर्स मेथड में जो लोडिंग आप दिखाते थे वही लोडिंग्स यहां पर इस अकाउंट में डाल दो, बन गया। स्टिल जो मेरी ड्यूटी बनती है आपको समझाने की वो मैं समझाऊंगा, सो दैट धीरे धीरे आपके माइंड में बातें क्लियर हो पाएं। तो दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि डेटर्स मेथड में जो आप लोडिंग्स दिखाते थे ना वही मैंने यहां दिखाई है। ठीक है जी। आइए अब देखते हैं मुझे कितना जीपी हुआ। ये हो गया 31,200, 31,200 माइनस 400 रुपए का एक लॉस हो गया, 1000 रुपए का एक लॉस हो गया, और 3400 रुपए का एक स्टॉक रिजर्व है, तो 26,400। ये 26,400 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, और ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच P&L अकाउंट में, इसे लिखेंगे जीपी। ये जीपी यहां आ जाएगा।
बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जबकि यहां लिखेंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट विद इन ब्रैकेट जीपी 26,400। और 26,400 में से जब ये सब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। 26,400 में से हमने ये माइनस कर दिया, माइनस 1,001, 2,001 और 11,601, तो नेट प्रॉफिट आ गया 11,800। नेट प्रॉफिट आ गया 11,800। ठीक है बेटे, तो आज इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसको और ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। तो जितना कंसेप्ट समझ में आ गया बहुत बढ़िया है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में फिर इसको रिपीट करेंगे और एक दो क्लास में आपके माइंड में अच्छे से सेट करा देंगे ये वाला मेथड भी। ठीक है, चलिए बाय। होमवर्क अभी हम आपको कोई भी नहीं दे रहे, ठीक है जी, बाकी सारी बातें हम आराम से बाद में समझेंगे। चलिए बाय।